स्वागत है दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो अपनी टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी। आज उसके भाग 4 में 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न राजस्थान की जो भी शिक्षक भर्ती होती है उनके अंदर जो पूछे गए प्रश्न है वो प्रश्न है, और राजस्थान की जो भी टीचर भर्ती है उनके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमने इन जो प्रश्न ये जो हम जो भाग वाइज ये प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, हमने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है रीड साइकोलॉजी के नाम से। तो आप वहां से इसको एक साथ देख सकते हो। क्रम वाइज वहां पर वीडियो डाल दिए गए हैं। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वो है परिपक्वता की विशेषता है। ऑप्शन 1 दे रखा है एक स्वचालित प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 दे रखा है वृद्धि की पूर्णता है। ऑप्शन जो 3 दे रखा है वो दे रखा है अधिगम का आधार है। ऑप्शन जो 4 दे रखा है उपरोक्त सभी। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो परिपक्वता की जो विशेषता है एक स्वचालित प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। वृद्धि की पूर्णता की ओर जाती है, एक ये बात भी सही है। अधिगम का आधार है, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर रहेगा। स्वचालित प्रक्रिया का मतलब है अपने आप चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की पूर्णता मतलब वृद्धि की ओर ले जाती है हमको। और अधिगम का आधार है मतलब अधिगम का आधार इस प्रकार से है कि कुछ जो अधिगम होता है कुछ अधिगम इस प्रकार का होता है जो हम परिपक्व होने पर ही हम उन चीजों को सीख सकते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को एक एक जैसे छोटा बच्चा है 5 या 7 साल का, तो हम उसे अगर जैसे मैथमेटिकल सवाल एक्स गुणा वाई या फिर वाई गुणा जेड ये अगर बताते हैं उनको 5 या 6 साल के बच्चों को, तो वो इसको सीख नहीं सकता। लेकिन वो जब 10 12 या 13 साल का हो जाता है तो ऐसे सवालों को करने के लिए वो क्या हो जाता है, योग्य हो जाता है और उसमें ऐसी क्षमताएं विकसित हो जाती है कि वो ऐसे सवाल कर सकता है। तो परिपक्वता का जो एक विशेषता है वो अधिगम का आधार भी हम इसे मान सकते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 2 है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 दे रखा है परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। ऑप्शन 2 दे रखा है परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। ऑप्शन 3 दे रखा है परिपक्वता मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ऑप्शन 4 दे रखा है परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्न पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है, परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है, परिपक्वता मृत्यु पर्यंत तक चलती है और परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव ही सम्मिलित होते हैं। हमसे पूछा सत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन कौन सा है। तो कथन जो सही है वो रहेगा इसका परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। क्या रहेगा, परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और यह प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया था हरियाणा टेट के जो एग्जाम है वो पूछा गया था, और इसमें जो आंसर माना गया था वो माना गया था परिपक्वन एक क्या है, शारीरिक क्रिया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न हमारा परिपक्वता का दूसरा नाम है। ऑप्शन 1 दे रखा है क्षमता का विकास। ऑप्शन 2 दे रखा है बढ़ती आयु। ऑप्शन 3 दे रखा है शारीरिक विकास। ऑप्शन 4 दे रखा है अधिगम का पूरा होना। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो परिपक्वता का जो दूसरा नाम है वो है क्षमता का विकास। क्या रहेगा इसका सही आंसर, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम होती है राजस्थान में उसके अंदर ही पूछा गया है। और क्षमता का विकास परिपक्वता के फलस्वरूप मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसी क्षमताओं का विकास होता है जो केवल परिपक्वता की वजह से हो सकता है। तो क्षमता का विकास हो गया। बढ़ती आयु के लिए परिपक्वता शब्द का यूज नहीं करेंगे, शारीरिक विकास के लिए नहीं करेंगे और अधिगम का पूरा होने के लिए भी नहीं करेंगे, क्योंकि परिपक्वता एक निश्चित समय तक चलती है। तो सही आंसर हो जाएगा क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। यह प्रश्न राजस्थान की जो आरटेट की एग्जाम थी 2012 में उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। आरटेट 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 दे रखा है यह अभ्यास पर निर्भर करती है। ऑप्शन 3 दे रखा है ये प्रेरकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन 4 दे रखा है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यानी परिपक्वता का कारण होना चाहिए इसके अंदर। तो इसका जो सही आंसर नजर आ रहा है वो है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
क्या है ये? परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये अभ्यास पर निर्भर नहीं करती, ये प्रेरकों पर निर्भर नहीं करती, और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया भी नहीं है। अभ्यास पर निर्भर करता है अधिगम, कौन निर्भर करता है? अधिगम निर्भर करता है, प्रेरकों पर भी अधिगम ही निर्भर करता है, और जीवन पर्यंत चलता है या तो विकास या अधिगम, विकास या अधिगम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है अभिवर्ती, ऑप्शन 2 दे रखा है संकल्पना, ऑप्शन 4 दे रखा है परिपक्वता, ऑप्शन 3 दे रखा है ज्ञान, ऑप्शन 4 दे रखा है परिपक्वता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इनमें से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? तो सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है परिपक्वता। परिपक्वता का अगर एक लाइन में परिभाषा देखी जाए तो परिपक्वता वह शरीर में होने वाला वह परिवर्तन है जो उम्र के साथ होता है, तो इसे बोलते हैं परिपक्वता। और अभ्यास की वजह से जो होता है, अभ्यास की वजह से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे बोलते हैं अधिगम, उसे क्या बोलते हैं? अधिगम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है, परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं होते उन्हें उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं होते हैं उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है परिपक्वता, ऑप्शन 2 दे रखा है कौशल, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक प्रभाव, ऑप्शन 4 दे रखा है सांस्कृतिक प्रभाव, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं होते, तो या तो वो किसी बीमारी के कारण होंगे या परिपक्वता के कारण होंगे। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा परिपक्वता। लेकिन जो बीमारी के कारण जो परिवर्तन होते हैं, बीमारी या बीमारियों या जैसे कुछ नशीले पदार्थों या मानसिक जो विकार होते हैं, इनके कारण अगर शरीर में या हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन आते हैं तो उन्हें हम अधिगम नहीं कह सकते, उन्हें हम अधिगम नहीं कह सकते। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा परिपक्वता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। ऑप्शन 1 दे रखा है चेतना, ऑप्शन 2 दे रखा है मस्तिष्क, ऑप्शन 3 दे रखा है मानव व्यवहार, ऑप्शन 4 दे रखा है आत्मा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन का जो विषय है वह है क्या है? मानव व्यवहार। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है वो मानव व्यवहार का किया जाता है। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 8 है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, ऑप्शन 2 दे रखा है बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, ऑप्शन 3 दे रखा है बच्चों के चरित्र निर्माण में, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चारों ही पॉजिटिव आंसर लग रहे हैं, तो चारों ही पॉजिटिव आंसर है, तो इसका सही, तीनों पॉजिटिव आंसर है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऐसे प्रश्नों में ज्यादातर उपयुक्त सभी आंसर इसका सही रहता है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। ऑप्शन 1 दे रखा है पाठ्यचर्या केंद्रित, ऑप्शन 2 दे रखा है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन 3 दे रखा है बाल केंद्रित, ऑप्शन 4 दे रखा है विषय केंद्रित, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। आज के जो प्रश्न इस भाग में लिए गए वो प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी समझ पर आधारित है। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम है कि भाई आपको याद हो, ये वाले प्रश्न बहुत कम है, ये समझ पर आधारित है। एक तरीके से जो शिक्षण अभिरुचि टाइप के प्रश्न है, शिक्षण अभिरुचि उस तरह के प्रश्न है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है, तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? बाल केंद्रित बना दिया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हाँ ये एक परिभाषा है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 10 है ये, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 2 दे रखा है क्रो एंड करो, ऑप्शन 3 दे रखा है ब्राउन, ऑप्शन 4 दे रखा है कुपुस्वामी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान जो व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या कराता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा क्रो एंड करो। ये कथन किसने कहा है? क्रो एंड करो ने कहा है। और एक कथन और है क्रो एंड करो का, कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। 20वीं शताब्दी को क्या कहा है? बालकों की शताब्दी कहा है क्रो एंड करो ने, बालकों की शताब्दी ये कहा है क्रो एंड करो ने। और वाटसन की परिभाषा पता ही है आपको, वाटसन ने कहा है कि मुझे ऐसा एक कोई भी बालक ला कर दो, उसे मैं मनचाहा बना सकता हूँ, मतलब उसे वकील बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, या चोर बना सकता हूँ। वाटसन है व्यवहारवादी है
और इनकी ये परिभाषा थी। और शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों और वर्णन और व्याख्या कराता है। तो ये है करो एंड करो की परिभाषा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, शिक्षा मनोविज्ञान एक है। ऑप्शन 1 दे रखा है मानक विज्ञान, ऑप्शन 2 दे रखा है अनुप्रयुक्त विज्ञान, ऑप्शन 3 दे रखा है विशुद्ध विज्ञान, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षा मनोविज्ञान मानक विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है, तो शिक्षा मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है? अनुप्रयुक्त विज्ञान है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। ऑप्शन 1 दे रखा है अधिगमकर्ता से, ऑप्शन 2 दे रखा है अधिगम प्रक्रिया से, ऑप्शन 3 दे रखा है अधिगम परिस्थितियों से, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी से, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता से भी है, अधिगम प्रक्रिया से भी है, अधिगम की परिस्थितियों से भी है, और बालक से भी है, बालक से और टीचर से भी है, शिक्षक से भी है। अधिगमकर्ता का मतलब तो हो गया बालक, और अधिगम प्रक्रिया का मतलब हो गया भाई उसको सिखाने के लिए आप किस प्रकार की विधियों और किस प्रकार के तरीकों का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हो गया अधिगम प्रक्रिया। और अधिगम की परिस्थितियों में मतलब आप उसको किस वातावरण के अंदर क्या चीज सिखाना चाह रहे हो, तो ये हो गया अधिगम परिस्थिति। तो ये सभी से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, ऑप्शन 1 दे रखा है बालक, ऑप्शन 2 दे रखा है शिक्षक, ऑप्शन 3 दे रखा है शिक्षण विधियां, ऑप्शन 4 दे रखा है पाठ्यक्रम, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान के सारे केंद्र है, लेकिन जो इसका जो सही आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान का जो मेन केंद्र माना है वो माना है बालक को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। वर्तमान में जो भी शिक्षा प्रणाली या नई शिक्षा नीति 2020 जो चल रही है उसके अंदर जो केंद्र बिंदु किसको मानकर जो भी किताबें या पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का जो निर्माण किया गया है वो है बालक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है खुद को जानने में, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों को जानने में, ऑप्शन 3 दे रखा है कक्षा की समस्याओं को जानने में, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है खुद को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये कथन किसका है? ये एक परिभाषा है। ये कुछ परिभाषाएं ऐसी जो बार बार में एग्जाम में पूछी जाती है, तो कुछ परिभाषाओं को मैं आपको इसमें याद कराने की कोशिश करूंगा। जैसे वाटसन की करवा दी, एक करो एंड करो की करवा दी, एक ये हो जाएगी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो ये ऑप्शन 1 दरका है ये पील, ऑप्शन 2 देखा स्किनर, ऑप्शन 3 देखा करो एंड करो, ऑप्शन 4 देखा वुडवर्थ, ऑप्शन 5 देखा अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका विषय है? शिक्षा का विषय, शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान बताया है ई.ए. पील ने। किसने बताया? ई.ए. पील ने इसको शिक्षा का मनोविज्ञान बताया है। तो इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न जो है वो है प्रश्न नंबर 16 है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? तो ऑप्शन 1 दरका शिक्षण विधि में सुधार करना, ऑप्शन 2 दरका बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक का सामाजिक विकास, ऑप्शन 4 दरका शिक्षण सामग्री का सुधार, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है उसमें जो भी तीनों चारों ऑप्शन जितने भी दिख रहे हैं उनमें पूरा सारे ऑप्शनों को एक ही ऑप्शन समाहित कर रहा है, वो है बालक का सर्वांगीण विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है, ये किसने कहा है? तो ऑप्शन 1 दे रखा करो एंड करो, ऑप्शन 2 दे रखा पियाजे, ऑप्शन 3 दे रखा स्किनर, ऑप्शन 4 दे रखा टोलमैन, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है, ये कहा है करो एंड करो ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान किसने बताया? ई.ए. पील ने बताया है। और जन्मावस्था से वृद्धावस्था तक जो अनुभवों और वर्णनों की जो व्याख्या कराता है वो शिक्षा मनोविज्ञान होता है, और ये कथन दिया है स्किनर ने। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, तो इसका तो सही आंसर रहेगा 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है, करो एंड करो ने कहा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र किसे माना गया है? तो बाल विज्ञान ऑप्शन 1 दे रखा है बालक को, ऑप्शन 2 दे रखा शिक्षक को, ऑप्शन 3 दे रखा संरक्षक को, ऑप्शन 4 दे रखा प्रशासक को, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की दृष्टि से जो शिक्षा का केंद्र माना गया है वो बालक को ही माना गया है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है लेकिन आंसर इसके सेम ही निकल के आते हैं, बालक को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? ऑप्शन 1 दे रखा चेतना, ऑप्शन 2 दे रखा अभिवृद्धि, ऑप्शन 3 दे रखा विकास, ऑप्शन 4 दे रखा संशोधन, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का जो क्रम है वो है विकास का हिस्सा है। किसका विकास का स्तर है? विकास का हिस्सा है। ये हम जो विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको इसमें विस्तार से बताऊंगा कि मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का जो
सिद्धांतों किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसका सही आंसर अभी तो आप ये याद रखो, विकास होता है। प्रश्न नंबर अगला जो हमारा है वो है बाल विकास का अर्थ है। विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। ऑप्शन 2 दे रखा है, एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। ऑप्शन 3 दे रखा है, भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर विकास क्यों व कैसे का अध्ययन करना। ऑप्शन 4 देखा ये सभी। ऑप्शन 5 देखा अनुत्तरित प्रश्न। तो बाल विकास का अर्थ है विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, विभिन्न आयु स्तरों पर विकास क्यों व कैसे का अध्ययन करना, और ये सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा ये सभी। दोस्तों ये थे आज के 20% भाग 4 में हमने किए हैं 20 चुको, यानी कि 80% अब तक हमने इसमें कर लिए हैं। और इनकी जो प्लेलिस्ट है वो भी हमने बना दी है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट को विजिट जरूर कर लें। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे।